नमस्कार दोस्तों, पीसेस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। देखिए दोस्तों, यह कक्षा 6 की एनसीईआरटी की बुक है, इतिहास की। कक्षा 6 की एनसीईआरटी की बुक है इतिहास की, जो हमारे अतीत के नाम से है। हमारे अतीत कक्षा 6 एनसीईआरटी इतिहास। तो देखिए, इसका पहला अध्याय है क्या, कब और कैसे। क्या, कब, कहाँ और कैसे। तो यह जो अध्याय है तो बहुत ही आप लोग पढ़िएगा, अच्छा लगेगा आपको। लेकिन पूरा चैप्टर पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। देखिए दोस्तों, इस पुस्तक की जो भी इस पुस्तक का निचोड़ है वह मैं आप लोग को दे रहा हूँ। कुछ प्रश्नों के माध्यम से, कुछ बहुविकल्पी प्रश्नों के माध्यम से इस पूरे पुस्तक का जो प्रकरण है पूरा हम लोग कंप्लीट करेंगे। इस एक पूरा क्वेश्चन आंसर के माध्यम से, मतलब 10 यूनिट प्रश्नों के माध्यम से अध्याय 1 आपका कंप्लीट होगा। चैप्टर है क्या, कब, कहाँ और कैसे, और अध्याय 1 को पूरी तरह से कंप्लीट किया जाएगा बहुविकल्पी प्रश्नों के माध्यम से। तो यह पहला चैप्टर है क्या, कब, कहाँ और कैसे। तो आइए टेस्ट देना शुरू करिए आप लोग। पहला प्रश्न है आप लोग के स्क्रीन पर, आप लोग देख सकते हैं। गेहूं और जौ की फसलों के संदर्भ में, देखिए यह प्रश्न है, गेहूं और जौ के फसलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो गेहूं और जौ के फसलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो देखिए पहला कथन क्या है, मनुष्यों द्वारा सर्वप्रथम इन्हीं फसलों को उपजाने की शुरुआत की गई थी। तो देखिए यह बात सच है। उस चैप्टर में पूरी तरह से यह बात निर्धारित किया गया है कि मनुष्यों द्वारा सर्वप्रथम इन्हीं फसलों को उपजाने की शुरुआत की गई थी। सबसे पहले गेहूं और जौ को ही बोया गया था। और कहाँ पर बोया गया था? सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच में मेहरगढ़ नामक जगह में इसके साक्ष्य मिले हुए हैं। और सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ जो हैं वह हिमालय का ही पश्चिमी विस्तार है। तो मनुष्यों द्वारा सर्वप्रथम इन्हीं फसलों को उपजाने का प्रारंभ हुआ था। तो यह कथन सही है पहला। दूसरा देखिए, इन फसलों को उपजाने का क्षेत्र हिमालय और विंध्य पहाड़ियां हैं। यह बात गलत है। देखिए इन फसलों को उपजाने का जो क्षेत्र है वह सुलेमान और किरथर पहाड़ियां हैं, जो हिमालय का पश्चिमी विस्तार है। जबकि विंध्य और हिमालय की पहाड़ी पर सबसे पहले चावल बोया गया था। तो कथन दो तो गलत है। तो यही पूछ रहा है उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो केवल एक, मतलब विकल्प ए जो है वह सही है। अब देखिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो देखिए, सर्वप्रथम मनुष्य ने गेहूं और जौ उपजाना आरंभ किया था। और कितने साल पहले? 8000 वर्ष पूर्व गेहूं और जौ उपजाने का कार्य मनुष्य ने प्रारंभ किया था। सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच मेहरगढ़ में यह कार्य प्रारंभ हुआ था। इन फसलों को उपजाने का कार्य सुलेमान और किरथर पहाड़ियां क्षेत्र में हुआ, न कि विंध्य क्षेत्र में। अतः कथन 2 गलत है। गेहूं और जौ उपजाने के प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ बलूचिस्तान से प्राप्त होते हैं। और यह जो इलाका है वह सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच की इर्द गिर्द ही पड़ता है। नवीनतम तथ्यों के अनुसार चावल उपजाने के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिले हैं? तो चावल उपजाने के जो प्राचीनतम साक्ष्य मिले हुए हैं संत कबीर नगर के लुहरा देव से पाए गए हैं। ये साक्ष्य 9000 से 8000 वर्ष पूर्व हैं। फिर देखिए, सामान्यतः कृषि का विकास गारो और मध्य भारत के विंध्य पहाड़ी क्षेत्र में हुआ था। तो गारो पहाड़ी कहाँ है? गारो पहाड़ी जो है पूर्वोत्तर भारत में है। त्रिपुरा, मिजोरम, पश्चिम बंगाल का जो थोड़ा बहुत क्षेत्र पड़ता है वह गारो पहाड़ी के इर्द गिर्द पड़ता है। और मध्य भारत के विंध्य पहाड़ी क्षेत्र में हुआ था। तो कृषि का विकास कहाँ हुआ था? मध्य भारत के विंध्य पहाड़ी क्षेत्र में और गारो पहाड़ी के इर्द गिर्द। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। तो देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है भारतीय उपमहाद्वीप के संदर्भ में। तो देखिए पहला कथन क्या है, आरंभिक नगरों का विकास सिंधु व उसकी सहायक नदियों के किनारे हुआ था। तो देखिए आरंभिक नगर कौन थे? आरंभिक नगर थे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का विकास बिल्कुल सिंधु व उसकी सहायक नदी के किनारे हुआ था। हड़प्पा का जो विकास हुआ था वह हड़प्पा का जो विकास हुआ था वो रावी नदी किनारे हुआ था। और मोहनजोदड़ो का जो विकास हुआ था वह सिंधु नदी किनारे हुआ था। और यह सभी सिंधु और उसकी सहायक नदियां ही तो हैं। तो देखिए आरंभिक नगरों का विकास सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे हुआ था, सही है। दूसरा है, गंगा व उसकी सहायक नदियों के किनारे नगरों का विकास लगभग 5000 वर्ष पूर्व हुआ था। यह बात गलत है। देखिए गंगा और उसकी सहायक नदियों के किनारे जो नगर का विकास हुआ था वो 5000 नहीं बल्कि 2500 वर्ष पहले हुआ था। 2500 वर्ष पहले हुआ था। और वो कौन कौन से नगर थे? चंपा, राजगिरी, श्रावस्ती, काशी और कौशाम्बी। यह कुल 4-5 महत्वपूर्ण नगर थे जिनका विकास 2500 वर्ष पूर्व गंगा और उसकी सहायक नदियों के किनारे हुआ था। तो देखिए उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो दूसरा कथन तो गलत है, पहला कथन ही सही है। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल एक।
इसमें आपका पूरा का पूरा चैप्टर 1 कंप्लीट होगा दोस्तों। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देखिए, कथन 1 सही है। लगभग 4700 वर्ष पूर्व सिंधु व उसकी सहायक नदियों के किनारे आरंभिक नगरों का विकास हुआ था। इन्हीं नगरों में विकसित सभ्यता सिंधु सभ्यता के नाम से जानी गई। गंगा और उसकी सहायक नदियों के किनारे नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व यानी सिंधु नदी के किनारे सभ्यताएं पहले विकसित हुई थी, उसके बाद गंगा नदी किनारे सभ्यता विकसित हुई थी। अतः कथन 2 गलत है। अगला प्रश्न देखिए, गंगा नदी के दक्षिण में इसकी सहायक नदी सोन के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? तो देखिए, गंगा की बहुत सारी सहायक नदियां हैं, यमुना भी गंगा की ही सहायक नदी है और गंगा की बहुत सारी सहायक नदियां हैं, रामगंगा भी गंगा की सहायक नदी है। इस तरह से बहुत सारी सहायक नदियां हैं गंगा की। तो ये कह रहा है कि इसकी सहायक नदी सोन, एक गंगा की एक और सहायक नदी है सोन। तो इस सोन नदी के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? तो देखिए, गंगा की सहायक नदी सोन नदी के आसपास का जो क्षेत्र था उस समय मगध के नाम से जाना जाता था और मगध जो था वो बहुत शक्तिशाली राज्य था। इसकी व्याख्या देखिएगा, सोन नदी के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध कहलाता था। मगध प्राचीन काल का बहुत बड़ा राज्य था। इसके शासक बहुत शक्तिशाली हुआ करते थे। इन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। देखिए, मगध में कौन कौन से विशाल साम्राज्य, कौन कौन से शक्तिशाली राज्य किए हैं, किस किस वंश के? हर्यंक वंश, मौर्य वंश, नंद वंश। हर्यंक वंश, मौर्य वंश और नंद वंश, शुंग वंश, यह सभी शक्तिशाली साम्राज्य थे मगध में शासन करने वाले। अगला प्रश्न देखिएगा, भारत देश के नाम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? मतलब हमारे देश का नाम भारत क्यों पड़ा, इसके बारे में प्रश्न है कि भारत देश के नाम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए, पहला कथन देखिएगा, लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस और इंदोस तथा इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। यह कथन बिल्कुल सही है। ईरानियों और यूनानियों ने ही सबसे पहले इस देश को इंडिया कहा था सबसे पहले। दूसरा देखिएगा, भरत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत भाषा की आरंभिक कृति ऋग्वेद में भी मिलता है। तो देखिए, इसमें दोनों कथन जो हैं, दोनों कथन सही हैं। ये पूछा कूट का सही उत्तर सुनिए, तो दोनों कथन सही हैं इसमें। तो 1 और 2 दोनों, मतलब विकल्प सी। इसकी व्याख्या देखिएगा, उपयुक्त तो दोनों कथन सही हैं। उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस और इंदोस कहा। उन्होंने इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा था। भरत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के समूह के लिए किया जाता था। देखिए, उत्तर पश्चिम में कबीला रहा करता था, जनजाति रहा करता था भरत नाम से। ऐसा भी कयास लगाया जा रहा है कि भरत से इस देश का नाम भारत इसलिए पड़ा क्योंकि उस समय एक महत्वपूर्ण कबीला हुआ करता था भरत नाम से। इस समूह का उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। ऋग्वेद संस्कृत की आरंभिक कृति है जो लगभग 3500 वर्ष पुरानी है और बाद में इसी भरत समूह के नाम का प्रयोग देश के लिए होने लगा। तो देखिए, ऋग्वेद जो है 3500 वर्ष पुराना है। पांडुलिपियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए, पांडुलिपियों के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है यह देखना है। तो देखिए, पहला देखिएगा, अतीत में हाथ से लिखी गई पुस्तकें पांडुलिपि कहलाती थीं। यह कथन तो सही है, कथन है। बी देखिएगा, अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए मैन्यूस्क्रिप्ट शब्द का प्रयोग होता है जो लैटिन भाषा के शब्द मेनू से निकला है। यह भी सही है। सी देखिएगा, पांडुलिपियां ताड़ के पत्तों को काटकर अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थीं। यह भी सही है। ए बी सी तीनों सही है। डी देखिए, पांडुलिपियां केवल मंदिरों और बिहारों में होती थीं जो केवल संस्कृत भाषा में लिखी जाती थीं। तो देखिए, ऐसा नहीं है पांडुलिपियां केवल मंदिरों बिहारों में होती थीं, वह कभी कभी राजप्रसाद में भी हुआ करती थी, राजा के महल में भी हुआ करती थी। मतलब कोई एक निश्चित जगह नहीं था उसका पांडुलिपियां मिलने का, और वह केवल संस्कृत भाषा में लिखी गई हैं। देखिए, पांडुलिपियां ज़्यादातर संस्कृत भाषा में ही लिखी गई हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सारी पांडुलिपियां जो है संस्कृत भाषा में लिखी गई हैं। बहुत सारी पांडुलिपियां हैं जो पाली में भी हैं, प्राकृत भाषाओं में भी हैं। तो यह जो कथन डी है यही गलत है, बाकी ए बी सी तीनों सही है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। कथन ए बी और सी सही हैं परंतु डी गलत है, क्योंकि पांडुलिपियां मंदिरों और बिहारों के अतिरिक्त अन्य स्थानों में भी प्राप्त हुई हैं। साथ ही ये पांडुलिपियां विभिन्न प्राचीन भाषाओं में प्राप्त हैं, संस्कृत में, प्राकृत में, तमिल में भी हैं। तो यही बात है। अगला प्रश्न देखिए, अभिलेखों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। देखिए दोस्तों,
हम पूरा चैप्टर को कवर कराएंगे। अगर हमने कहा कि एनसीईआरटी हिस्ट्री का जो एनसीईआरटी हिस्ट्री हमारे अतीत के नाम से जो वो है क्या बोलते हैं बुक है, तो यह पहला चैप्टर है और यह पहला चैप्टर इसी तरह से क्वेश्चन बहुविकल्पी प्रश्नों के माध्यम से आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट होगा। अभिलेखों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो देखिए विचार करिए, पहला देखिएगा, ऐसा लेख जो केवल पत्थरों पर उत्कीर्ण किए जाते हों अभिलेख कहलाते हैं। यह बात तो बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं कि पत्थरों पर उत्कीर्ण किए जाने वाले ही लेख अभिलेख कहलाएं। अभिलेख जो धातु पर जो उत्कीर्ण किए जाते हैं वह भी अभिलेख कहलाते हैं, जो पत्थर पर उत्कीर्ण किए जाते हैं वह भी अभिलेख कहलाते हैं, जो गुफाओं की दीवारों पर उत्कीर्ण किए जाते हैं वह भी अभिलेख ही कहलाएंगे, और जो बहुत सारी धातुएं लोहे पर या फिर ताम्र स्तंभ पर उत्कीर्ण किए जाते हैं वह भी अभिलेख कहलाएंगे। तो यह कथन 1 जो है वह गलत है। 2 देखिएगा, कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवा देते ताकि लोग उन्हें देख सकें और पढ़ सकें, उनका पालन कर सकें। यही बात सही है, कथन 2 सही है। उपरोक्त में कौन सा कथन सही है? तो केवल कथन 2, केवल 2, विकल्प बी जो है वो सही है। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ऐसे लेख जो पत्थर और धातु जैसे अपेक्षाकृत कठोर सतह पर उत्कीर्ण किए जाते थे वे अभिलेख कहलाते हैं। अतः कथन 1 जो है गलत है। कथन 2 सही है। अभिलेख में राजाओं, रानियों व अन्य लोगों के आदेश, कार्य विवरण, विषय आदि का उल्लेख किया जाता था। तो यह सही है। देखिए, अशोक का कंधार से प्राप्त अभिलेख निम्नलिखित में से किस लिपि में लिखा गया है? अशोक का जो कंधार से अभिलेख प्राप्त हुआ है, मतलब कंधार जो इसमें अफगानिस्तान में है, तो वह जो अभिलेख प्राप्त हुआ है वह ग्रीक और आर्मेइक में है। ग्रीक और आर्मेइक में, ब्राह्मी में नहीं है। तो देखिए यह तो ब्राह्मी और आर्मेइक, ग्रीक और आर्मेइक कौन होगा? देखिए ग्रीक, यूनानी और आर्मेइक, यूनानी कहिए या फिर ग्रीक कहिए, बात वही है। तो विकल्प डी जो है वही सही है। व्याख्या देखिएगा, अशोक का कंधार अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी और आर्माइक नामक 2 भिन्न लिपियों और भाषाओं में लिखा गया है। 8वां प्रश्न देखिएगा, ईसा मसीह के जन्म कथन है, ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां ईसा पूर्व के रूप में जानी जाती हैं। यह तो सही है, कथन सही है। कारण क्या है? वर्ष की गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। कथन और कारण दोनों सही है और कार्य कथन का सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है, बिल्कुल सही है ए। इसकी व्याख्या देखिए, ये सही उत्तर है। ईसा मसीह के जन्म की तिथि से वर्ष की गणना की जाती है। ईसा पूर्व को अंग्रेजी में बिफोर क्राइस्ट कहते हैं। अगर ईसा पूर्व को इंग्लिश में लिखना है तो बिफोर क्राइस्ट यानी बीसी कहते हैं। हिंदी में वर्तमान में तिथि प्रयोग में ईस्वी का चलन है, जिसे अंग्रेजी में एडी कहा जाता है। अंग्रेजी में अगर आप कह रहे हैं 1901 ईस्वी, तो इस तरह से आप हिंदी में ऐसे ईस्वी लिखेंगे, लेकिन अगर इंग्लिश में लिखना है तो 1901 एडी इस तरह लिखेंगे। बीसीई का अर्थ है बिफोर कॉमन एरा और सीई का अर्थ है कॉमन एरा। बीपी का प्रयोग बिफोर प्रेजेंट के लिए भी किया जाता है। तो यह बातें थी। तो ठीक है दोस्तों, यह एनसीईआरटी हिस्ट्री हमारे अतीत के नाम से जो बुक है उसका चैप्टर 1 था। कब, कहाँ, कब और कैसे जो भी है, यह पहला चैप्टर था, पूरा फिनिश हो गया है। और आप लोग जान लीजिए, जो भी पढ़ा रहा हूँ बहुत सारगर्भित तरीके से पढ़ा रहा हूँ, और यह जो क्वेश्चन आंसर करके यह पूरा का पूरा समझिए चैप्टर 1 को आप घोल कर पी गए हैं, कुछ बचा नहीं है। इसी तरह से पूरा का पूरा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी 6 से लेकर 12 तक कंप्लीट कराता रहूँगा। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल से जुड़ जाइएगा। और किसी प्रकार का कोई भी स्टडी मटेरियल की आपको आवश्यकता है, यूपीएससी हो या फिर यूपीपीएससी हो, एमपीएससी हो, आरपीएससी हो, बीपीएससी हो, कोई भी परीक्षा हो, यूपी टेट, सीटेट, टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी, कोई भी परीक्षा हो, तो उसके लिए आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दर्ज है, डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लीजिएगा। और हमारे फेसबुक ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। फेसबुक ग्रुप आईएएस विशेष पाठशाला फेसबुक ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल से जुड़ जाइएगा। धन्यवाद आप लोग को।